जी, अब हम आखिरकार इस प्रोग्राम तक आ गए हैं जहां हम देखेंगे कि किसी को किसी भी चीज के लिए कैसे मुआफ किया जाए। मैं एक कहानी से आगाज करना चाहूंगा जो अफ्रीका के अजीम बरे-आज़म की है। एक दिन मैं जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में अपने घर में था और मुझे एक और कौम के लीडर की कॉल आई जो गवर्नमेंट में आला ओहदे पर फाइज था। उसने बताया कि हम अपने मुल्क में बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं सफेद फार्म किसानों और उनके स्याह फार्म कारकुनों के दरमियान, और मुझे डर है कि हमारे मुल्क में शदीद खूनरेजी हो सकती है। क्या आप आ सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं? और मैंने कहा 2 शराइत पर। उन्होंने कहा 2 शराइत पर? वो 2 शराइत क्या है? मैंने कहा पहली तो यह है कि मुझे आपके मुल्क के सदर से मिलना है, क्योंकि अगर वो इस मामले में मददगार नहीं तो मैं नहीं आना चाहूंगा। और दूसरी के तारीख में आपके मुल्क में सबसे बड़ी मीटिंग कौन सी हुई थी जिसमें सफेद और स्याह फार्म दोनों के अहम लीडर शामिल हुए थे? और इस मुल्क में एक और कौमियत है जिसे हम ब्राउन कहते हैं, जो ना सफेद है ना स्याह फार्म बल्कि एक मुख्तलिफ कौमियत है, और इस मुल्क में लोगों का ये ग्रुप भी है। और मैंने कहा सबसे बड़ा मजमा कितना था? उन्होंने कहा हमें मालूम है, और जवाब है 675 लोगों का। और मैंने कहा आपके मुल्क में सबसे बड़ी जगह कौन सी है और उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? उन्होंने कहा 2000 लोग। और मैंने कहा अगर आप लोग 2000 सफेद और स्याह फार्म और ब्राउन नस्ल के लोग इस जगह पर जमा कर सकते हैं जो इन ग्रुप्स के लीडर हों तो फिर मैं आऊंगा। उन्होंने कहा यह तो नामुमकिन है। और मैंने कहा फिर मैं नहीं आ सकता, क्योंकि चंद लोगों के साथ आप मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकते। लिहाजा उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की और कहा हमने अपने सदर साहब से बात की है लेकिन वो मुल्क से बाहर हैं, क्या आप फिर भी आएंगे? मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, लेकिन अगर खुदा ने चाहा तो सदर साहब से जरूर मुलाकात होगी। लिहाजा मैं दुआ करता रहा। तो कुछ अरसे के बाद उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की कि मीटिंग कैंसिल हो गई है और सदर साहब आपसे मिलकर खुश होंगे। जबरदस्त। और वो 2000 लीडर्स का क्या हुआ? नहीं, वो नामुमकिन है। मैंने कहा मुझे अफसोस है, मैं नहीं आ सकता। और उसने कहा वाकई? जी हाँ। आप कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, मैं अपना टिकट और होटल के अखराजात खुद उठाऊंगा। मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आ रहा, मैं इसलिए आ रहा हूं कि आपने मुझे बुलाया है। उसने कहा ठीक है। 3 हफ्ते के बाद उसने मुझे फिर फोन किया और कहा मैं तालीमी और बिजनेस ग्रुप से मिला, सरकारी और मजहबी लोगों से भी बात हुई है और हमारा ईमान है कि हम 2000 लीडर्स इकट्ठे कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं जरूर आऊंगा। उन्होंने तारीख तय की और मैं उन्हें बताए बगैर कुछ दिन पहले वहां पहुंच गया। मैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अपने नोट पैड के साथ घूमता रहा और सफेद फार्म किसानों और स्याह फार्म मजदूरों के इतने इंटरव्यू किए कि मेरा नोट पैड उनकी शिकायत से भर गया और जो कुछ वहां हो रहा था उन्होंने उसकी दुरुस्त तस्वीर खींची, और यह कि क्यों खाना जंगी होने के बिल्कुल करीब थी। जितना मैं जानता गया उतना ही समझता गया कि कत्लो गारत क्यों बर्पा होने को है। और आखिरकार मैं सदर साहब से मिलने उनके घर पर गया और उनके साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई और उन्होंने पूछा कि मैं यहाँ किस मकसद के तहत आया हूँ और पूछा कि तुम CIA से हो या किसी हुकूमती एजेंसी के आदमी हो। मैंने कहा नहीं, आपके मुल्क के कुछ रहनुमाओं ने मुझे दावत दी है और मैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आया हूँ और मेरा कोई खुफिया एजेंडा नहीं है। और मैंने कहा क्या मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजार सकता हूँ? और मेरा ख्याल है कि वो काफी हैरान हुआ और कहा हाँ ठीक है, तुम बात कर सकते हो। इसके बाद मैं वजीर आजम से मिलने के लिए गया और मैंने कहा क्या आप मेहरबानी से इफ्तिताई खिताब करेंगे? उसने पूछा कितने लोग आ रहे हैं? मैंने कहा 2000। उसने जोरदार कहका लगाया और कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2000 लोग हों, शायद 200-250 और बहुत हुए तो 300। मैंने कहा हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या आप आएंगे? वो मुतजस्सिस हो गया और कहने लगा मैं आऊंगा, एक मुख्तसर सी तकरीर करूंगा और फिर मुझे एक और मीटिंग में जाना है। लिहाजा हमारी मुलाकात ऑडिटोरियम के पीछे हुई और हमने मुख्तसर सी बात की और फिर उसने दरवाजा खोला और देखो यहाँ 2000 लोग थे, बल्कि कुछ ऑडिटोरियम के बाहर भी खड़े हुए थे। उसने कहा यहाँ क्या हो रहा है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो कोई प्रोग्राम भी नहीं है। लिहाजा वो अंदर गया और बैठा। अगरचे वजीर आजम और उनका स्टाफ पहली कतार में बैठे थे और वो उठा और 5 मिनट की एक जबरदस्त इफ्तिताई तकरीर की। मेरा ख्याल था कि इसके बाद वो चला जाएगा, लेकिन वो नहीं गया और पहली कतार में बैठा रहा और वो मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था गोया कह रहा हो कि ये सफेद फार्म, सफेद बालों वाला अमरीकी मेरे मुल्क में क्या कर रहा है।
और मैंने यही सवाल अपने आप से भी किया। जानते हैं, खुदा के काम करने के अपने तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ उनकी मदद करने आया था। मैंने आपके मुल्क में मुख्तलिफ जगह सफर किया और बहुत से लोगों के इंटरव्यू किए। मैंने उनसे कहा, अपने मुल्क के बारे में बताओ कि तुम्हारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या है। उन सब ने एक ही बात कही कि हमारा ईमान है कि खुदा का हमारे मुल्क के लिए एक मंसूबा है और हमें ये बरे आज़म अफ्रीका के बाकी मुल्कों पर भी जाहिर करना है कि वो मुल्क जो खुदा की पैरवी करता है, जो खुदा उनके लिए चाहता है, कैसा होगा। लिहाजा मैंने अपने पहले सेशन का आगाज किया और पूछा, आप में से कितने हैं जो यहाँ आने से पहले ऐसा ही महसूस कर रहे थे। तकरीबन सभी ने अपना हाथ बुलंद किया। मैंने कहा, आप यकीन रखते हैं कि खुदा आपसे ऐसा ही चाहता है? तो आपको उन सब बातों का सामना करना पड़ेगा जो खुदा चाहता है कि आप करें, क्योंकि यही वजह है कि ये अभी तक नहीं हो रहा। तशद्दुद की लहर किसी भी वक्त आपके मुल्क में फूट पड़ेगी, जिस तरह अफ्रीका के दीगर ममालिक और जिम्बाब्वे में भी हुआ। फिर मैंने कहा, मैंने लोगों के ख्यालात लिखे हैं और मैं आपको उनके ख्यालात पढ़कर सुनाता हूं कि सफेद फार्म किसानों के ख्यालात क्या हैं और स्याह फार्म मजदूरों के ख्यालात क्या हैं। यह सब पढ़ना किसी सदमे से कम नहीं था। ज्यादातर सफेद फार्म, सब नहीं लेकिन ज्यादातर स्याह फार्म के साथ बुरा सलूक करते हैं, उन्हें कच्ची बस्तियों में रखते और बहुत कम उजरत देते हैं और बेहद बुरे तरीके से उनके साथ बदतरीन सलूक करते हैं। और जब मैंने ऊंची आवाज में यह पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा, कोई है यहां जो मेरी बातों से इत्तफाक नहीं करता? और किसी ने इसे झुटलाया नहीं। और मैंने कहा, अगर मैं खुदा होता या आप खुदा होते तो क्या इस मुल्क को जिस तरह यह चल रहा है बरकत देते? अब वहां सख्ता छा गया। मैंने कहा, हम सब जानते हैं कि हम सब ये कहेंगे कि कोई वजह नहीं के इन हालात में खुदा अपनी बरकत इस मुल्क पर निछावर करे। अगर आप ईमान रखते हैं कि खुदा इस मुल्क के लिए एक मकसद रखता है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो हमें चीजों को तब्दील करना होगा ताकि खुदा खुश हो और अपनी बरकत को मुख्तलिफ तरीकों से यहां निछावर करे। कुछ लोगों ने हां में सर हिलाना शुरू किया और मैंने कहा, चलें सफेद फार्म किसानों के बारे में बात करते हैं। और मैंने वो बातें कहना शुरू की जो सफेद फार्म किसान करते हैं, यानी अपने लोगों के साथ बुरा सलूक करते हैं। और मैंने कहा, यह गलत है। क्या आसमान पर खुदा इस ज्यादती से और लोगों के इस्तेसाल से और उनको अपनी जमीन रखने की इजाजत नहीं दी जाती, और जैसे ही वो उम्र रसीदा होते हैं और आप उन्हें अपने घर से निकाल फेंकते हैं और उनके पास रहने की जगह भी नहीं होती, क्या आप समझते हैं कि खुदा इससे खुश होता है? मैंने कहा, मैं यहां आया हूं कि एक सफेद फार्म किसान को बुलाऊं जो इकरार करे कि मैं स्याह फार्म मजदूरों के साथ ऐसा कर रहा हूं। मैं उनके साथ बदसलूकी करता हूं और मैं सरेआम इकरार करता हूं कि मैं उन्हें सोमवार की सुबह को बुलाऊंगा और मैं उनकी तनख्वाह को बढ़ाऊंगा और उनके घरों की मरम्मत करवाऊंगा वगैरह वगैरह। और मैंने कहा कि मैं आप सफेद फार्म किसानों को यहां ऊपर आने की दावत दूंगा कि यहां आकर ऐसा ही करें, क्योंकि सारा मुल्क जानता है कि क्या हो रहा है। और वजीर आजम की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि कोई भी इतनी खुली बात नहीं करता था। मैं किसी को मुजरिम नहीं ठहरा रहा था, मैं तो सिर्फ दिल से सच्चाई बयान कर रहा था और वो ये बात जानते थे। और मैंने कहा, क्या यहां कोई दलेर सफेद फार्म किसान नहीं जो आगे आए और ये इकरार करे और तब्दील हो? और मैं इस बड़े प्लेटफॉर्म से नीचे उतर आया और कोई सफेद फार्म किसान सामने ना आया। और मैंने कहा, अच्छा चले, हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूं। क्या कोई स्याह फार्म मजदूर है जो पहल करे और बताए कि एक सफेद फार्म के फार्म पर परवरिश पाना और काम करना कैसा होता है? कोई भी ना हिला। मैंने कहा, क्या यहां कोई बहादुर सफेद फार्म किसान या कोई दलेर स्याह फार्म या ब्राउन शख्स नहीं है? और मैं चलता हुआ हॉल के तकरीबन दरमियान में पहुंच गया। वहां 1000 के करीब सफेद फार्म लोग थे, अलग नहीं बल्कि सब बिखरे हुए, और बाकी 1000 स्याह फार्म और ब्राउन लोग थे। और आखिर पीछे कोने में एक स्याह फार्म शख्स खड़ा हुआ, और जब वो खड़ा हुआ तो मैं जानता था कि यह एक नाजुक लम्हा है, इस मुल्क की तारीख को मोड़ देने वाला धमाका खेज लम्हा। और मैं माइक्रोफोन लेकर उसकी तरफ बढ़ा और मैंने कहा, जनाब, क्या मैं अपने इस माइक्रोफोन को भरोसे के साथ आपको दे सकता हूं? उसने पुरस्कून अंदाज में कहा, जी हां। मैंने कहा, फिर हमें सच बताएं। और फिर मैंने उसे माइक्रोफोन दे दिया। उसने कहा, मेरा खानदान
कई नस्लों से एक ही सफेद फार्म शख्स के फार्म पर काम कर रहा है और मेरी नानी को उस शख्स ने ज्यादती का निशाना बनाया और नतीजे में मेरी मां की पैदाइश हुई। और जानते हैं, फिर उसने फार्म पर तकलीफदेह हालात का बयान शुरू किया, बगैर किसी गुस्से और कहर के बड़े पुरस्कून अंदाज में बोला। बहुत मैच्योर शख्स था और उसने माइक्रोफोन मुझे वापस किया और बैठ गया। तब मैंने सब हाजरीन से कहा, क्या कोई शख्स महसूस करता है कि इस शख्स ने मुबालगा राई की है या अपने बयान में नाइंसाफी की है? अगर ऐसा है तो मेहरबानी से खड़े हो जाएं और माइक ले लें। कोई खड़ा नहीं हुआ। लिहाजा मैं स्टेज पर वापस आ गया और कहा, आप जानते हैं कि मैं यहां कोई तकरीर करने नहीं आया, बल्कि यहां आया हूं कि आपकी मदद कर सकूं, क्योंकि आपके कुछ तालीमी, कारोबारी, हुकूमती और मजहबी रहनुमाओं ने, जिनकी तादाद तकरीबन 15 है, मुझे यहां आने की दावत दी थी। लिहाजा नतीजतन अगर हम सफेद फार्म और स्याह फार्म के दरमियान खामोशी को ना तोड़ सके और इस मुल्क में एक नया काम ना कर सके तो हम इस नुक्ते से आगे ना बढ़ सकेंगे। लिहाजा अब मैं यहां स्टेज पर खड़ा रहूंगा और मजीद कोई बात नहीं करूंगा और अब से लेकर सुबह 8 बजे तक यहीं खड़ा रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। और अगर सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं होता तो मैं खुदा से कहूंगा कि इस मुल्क की अदालत करे और मैं फ्लाइट लेकर जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका वापस चला जाऊंगा। फिर मैं खामोश हो गया। एक शख्स ने मेरी बाईं तरफ से मुझे इशारा किया और वो बहुत जज्बाती हो रहा था। उसकी गालें सुर्ख थी और वो मेरे सामने मेरे पास आ गया। वो एक कदावर शख्स था, मुझसे भी ऊंचा। वो चलता हुआ दरमियान में आ गया और उसने अपने दोनों हाथ अपने कूलों पर रखे और बोला, मैं एक सफेद फार्म किसान हूं। और मैंने सोचा, ओह नहीं, ये मेरी पिटाई करेगा। लेकिन उसने कहा, आपने जो कुछ भी सफेद फार्म किसानों के बारे में कहा कि वो लोगों से कैसा सलूक करते हैं, वो मेरे मुतालिक सच है, लेकिन कभी किसी ने मुझसे इस बारे में बात नहीं की। और जब आपने बात की तो मुझे एहसास हुआ कि खुदा इस सब से खुश नहीं है और मैं सरेआम तौबा करता और अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। और मैंने कहा, जनाब, क्या आप अपने मजदूरों को सोमवार की सुबह बुलाएंगे और उनकी तनख्वाह बढ़ाएंगे और उनकी रिहाइश के हालात और दीगर बातें बेहतर करेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। मेरा सांस रुक गया। मैंने कहा, आप नहीं करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं तो उन्हें इतवार ही को बुलाऊंगा और सोमवार का इंतजार नहीं करूंगा। हमने इस पर हाथ मिलाया और मैंने उससे कहा, जनाब, आप एक बहुत दलेर शख्स हैं कि आपने आगाज किया। क्या आप यहां खड़े होंगे? और अगले चंद मिनटों में सफेद फार्म किसान एक एक करके आगे आते रहे और मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो खुद ही बताते और सरेआम तौबा करते और हाथ मिलाते और वहां खड़े हो जाते। हत्ता कि 50 अशखास मैंने गिने और मैं ऑडिटोरियम के एक हिस्से से चलता हुआ गया और मैंने दूसरे हिस्से तक खड़े हुए उन अफराद को गिना। और जब मैं कुछ कहने की तैयारी कर रहा था तो एक स्याह फार्म खातून खड़ी हुई। वो खड़ी हुई और आगे आई और सामने आते हुए उसकी नजरें कालीन पर थी और मैंने उससे कहा, जब वो स्टेज पर सामने आई तो मैंने कहा, मोहतरमा, मैं आपके मुल्क में नया हूं और बहुत कुछ तो नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि आप एक सफेद फार्म किसान नहीं हैं, तो फिर आप यहां क्यों आई हैं? उसने कहा, मैं शर्मिंदा हूं। आप शर्मिंदा हैं? जी हां, मैंने एक सफेद फार्म किसान से 2 साल पहले एक फार्म खरीदा और पिछले 2 सालों से एक स्याह फार्म खातून के तौर पर मैंने ना उजरत में इजाफा किया और ना ही उन्हें कच्ची बस्तियों से निकाला। मैंने उनसे वही सलूक जारी रखा और मैं यहां इसलिए आई हूं कि माफी मांग सकूं। मैं चीजों को तब्दील करूंगी। मैंने कहा, मोहतरमा, आपने बड़े राज की बात की है, क्योंकि सच्चाई ना सफेद है और ना स्याह, बल्कि सच्चाई यह है कि खेती बाड़ी नस्लों से किस तरह की जाती रही है और यह गलत तरीका है और इसे तब्दील करने की जरूरत है। क्या आप तब्दील करेंगी? खैर, हम सब अगली सुबह दोबारा इकट्ठे हुए। इस दफा यह सफेद फार्म, स्याह फार्म और ब्राउन लोगों के दरमियान मामला था और मैंने कहा, अब जरूरत है कि एक दूसरे को माफ किया जाए और एक नया आगाज किया जाए।
इंतकाम का खात्मा हो। और मैंने हाल में मौजूद तमाम सफेद फार्म से खड़े होने को कहा और कहा कि इस ऑडिटोरियम की दीवार के साथ अंदर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। और फिर मैंने कहा कि बाकी लोग मेहरबानी से हर सफेद फार्म के सामने जिसके सामने चाहे खड़े हो जाएं। और मैंने उन तमाम बुराइयों का जिक्र किया जो सफेद फार्म ने की। मैंने कहा कि अब वक्त है कि माफी मांगी जाए और माफी के लिए मिन्नत की जाए। मैंने कहा सफेद फार्म लोग अपने पांव पर खड़े होकर ऐसा नहीं कर सकते। इस नफरत और इंतकाम के चक्कर को खत्म होना होगा। इसलिए तमाम सफेद फार्म अशखास से दरखास्त है कि अपने स्याह या ब्राउन मजदूरों के सामने घुटनों के बल झुक जाएं। सब झुक गए और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। और मैंने सफेद फार्म किसानों और सफेद फार्म लोगों से कहा, और आप लोगों को उन तमाम चीजों की माफी मांगनी है जो आपने और आपके खानदान ने और इस मुल्क के सब सफेद फार्म लोगों ने स्याह फार्म और ब्राउन लोगों के खिलाफ की हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने घुटनों के बल झुककर उस शख्स की मिन्नत करें कि वो आपको माफ करे। और अगर वो माफ ना करें तो आपको और भी मिन्नत समाजत करने की जरूरत है। और इकरार करना लाजमी है और माफ होना भी लाजमी है। इस बारे में बात करना मुश्किल है। और जानते हैं, क्योंकि लोग ना सिर्फ रो रहे थे बल्कि बाकायदा बयान कर रहे थे जब वो इन बातों को लफ्जों में बयान कर रहे थे जो उन्होंने की। और ये रोना ना सिर्फ सफेद फार्म की तरफ से था बल्कि स्याह फार्म और ब्राउन लोगों की तरफ से भी था, क्योंकि अब वो दिन आ गया था जिसका उन्होंने तस्वुर भी नहीं किया था कि सफेद फार्म अपनी गलतियों का सरेआम इकरार करेंगे और उनकी मिन्नत समाजत करेंगे कि उन्हें माफ कर दें। क्या वो माफ करेंगे? क्या वो अपना दिल खोलेंगे? क्या वो इस बात को छोड़ देंगे? क्या वो उन्हें बरकत देंगे? और ये सब कुछ वाकया हुआ और आंसुओं के साथ वो गले मिले और वो गीत गाने लगे और नाराजगी खत्म हो गई। मैंने कहा आप जगह तब्दील कर लें, स्याह फार्म और ब्राउन्स दायरे में खड़े हों और सफेद फार्म उनके सामने। मैंने ब्राउन और स्याह फार्म से कहा आपने सफेद फार्म की बहुत खिदमत की। मैंने कुछ फहरिस्त बयान की और कहा अब आपकी बारी है कि घुटनों के बल झुककर माफी मांगें। और आप समझ सकते हैं कि कुछ सफेद फार्मों से क्या हुआ कि उनके दिल इतने खुल चुके थे कि वो खड़े ना रहे बल्कि वो भी घुटनों के बल झुक गए। और क्या आप जानते हैं, स्याह फार्म और सफेद फार्म घुटनों के बल माफ करते हुए झुक गए। अगले दिन सदर ने अपने रिपोर्टर को हर आधे घंटे बाद रिपोर्ट देने को कहा और वहां क्या हो रहा है। अगले दिन टीवी और रेडियो पर भी कहा जा रहा था कि बहरान टल गया है और अब मुल्क में फिर से अमन हो गया है। आपने देखा जब माफी मांगी और दी गई तो ना इंतकाम रहा ना नफरत, बल्कि तब्दीली आ गई। मैं घर चला गया, बहुत सी चीजें वाकया हुई, लेकिन मैं वापस चला गया। उस वक्त मेरा घर जोहानिसबर्ग में था और 1 साल बाद उन्होंने मुझे दोबारा आने को कहा ताकि मैं उनके मुल्क के कुछ लीडरों से दोबारा मिलूं। और एक आदमी था, सफेद किसान, जो कारोबारी हलकों में बड़े ऊंचे लेवल पर था, बल्कि टॉप पर था। उसने कहा कि आप होटल में ठहरने की बजाय मेरी शिकारगाह में क्यों नहीं ठहरते। मैंने कहा ठीक है, मुझे शिकार करना बहुत पसंद था और मैं उसकी शिकारगाह पर था जो दही इलाके में थी। उसने कहा क्या आप झाड़ियों में जाकर शिकार देखना पसंद करेंगे। मैंने कहा यह बहुत अच्छा होगा। उसने एक नौजवान मेरे साथ भेज दिया, लिहाजा वो जीप लेकर आए और उसके पास बड़ी बंदूक थी और वो मेरे साथ सवार हुआ और हम लंबे रास्ते से होते हुए उजाड़ और वीरान इलाके में झाड़ियों में पहुंचे और उसने जीप आहिस्ता से रोकी। हम चारों तरफ से दरख्तों और झाड़ियों में घिरे हुए थे, आप हमें देख नहीं सकते थे। और वो रुका और जीप का इंजन बंद किया और मैंने अपने दिल में सोचा, ओ मेरे खुदाया, यहां कुछ भी हो सकता है। मैं इस नौजवान को ज्यादा नहीं जानता था।
वो नौजवान मेरी तरफ मुड़ा और कहा, मैं सोचता था कि शायद ये दिन कभी नहीं आएगा कि मैं आपको बता सकूं। मुझे बता सको? जी हां, मैं आपको बता सकूं कि मेरा सफेद फार्म बॉस उस मीटिंग में था जो आपने ऑडिटोरियम में ली। क्या वो वहां था? जी हां। उसने कहा, क्या आपको पता है उसने अगले दिन इतवार को क्या किया? नहीं, मुझे नहीं पता। अब मैं जज्बाती होने लगा था। उसने कहा, इतवार की दोपहर को उसने हम सबको इकट्ठे बुलवाया, तमाम मजदूरों को। वो अपनी बीवी और अपने तीनों बेटों के साथ, पूरा खानदान आया। वो हमारे सामने आए और फिर वो सब घुटनों के बल झुक गए और सफेद फार्म शख्स रोने लगा। फिर उसकी बीवी भी रोने लगी और फिर उसके तीनों बेटों के आंसू बहने लगे। उसने हमसे इकरार किया कि वो किस कदर गलत थे और उन्होंने हमसे बदसलूकी की। उसने हमारी मिन्नत की कि उसे माफ कर दें और यह कि वो अपने घुटनों से नहीं उठे जब तक हम में से हर एक उसे माफ ना कर दे। जब वो उठा तो उसने कहा वो हम सब की तनख्वाहों में बहुत बड़ा इजाफा करेगा, और उसने कुछ ऐसा ही किया जिसने हम सबको चौंका दिया। जानते हैं, उसने एक स्याह फार्म को अपने कुछ सफेद फार्म लोगों पर तरक्की दी, और वो स्याह फार्म शख्स मेरा बाप था। और सारी जिंदगी हमने उस खानदान के मसीही होने के बारे में जो कुछ सुन रखा था, उसके मुताबिक उस दिन हमने उसमें खुद मसीह को देखा। आपने देखा, मुआफी ना सिर्फ लोगों को आजाद कर सकती है बल्कि ये अज़दवाजी जिंदगी को भी बहाल कर सकती है, कलीसिया को भी बहाल कर सकती है। बल्कि मैंने पूरे मुल्क को तब्दील होते देखा है सिर्फ 1.5 दिन में, जब लोगों ने हकीकी तौर पर इस बात को समझ लिया कि अब मुआफ करने का वक्त है। तशद्दुद इंतकाम से जन्म लेता है और इंतकाम सिर्फ और सिर्फ माफ ना करने से पैदा होता है। हमें से हर एक कई दफा दुख और जख्म सहता है, और आप जो सारी दुनिया में से, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जहां पर तशद्दुद है और मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान और मज़ाहिब के दरमियान नफरत है, जहां बेहद तशद्दुद है वहां इंतकाम और नफरत है, जहां नफरत है वहां बहुतान तराजी है, और गुस्सा और तलखी, कड़वाहट और कहर और माफ ना करना है। आप उसे कैसे रोकेंगे? आप इंतखाब करते हैं, आप माफ करने का इंतखाब करते हैं, क्योंकि दूसरा शख्स जिसने हो सकता है आपको दिली जख्म दिया हो या उस वक्त आपके दिली रंज का सबब हो जो शायद आपकी जान ले ले। क्योंकि दुनिया के बहुत से ममालिक में आज ऐसा ही हो रहा है। खुदा जानता है और खुदा देख रहा है, और वो चाहता है कि आप माफ करने का इंतखाब करें आखिरी दम तक, बिल्कुल जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने किया। जब उन्होंने उसकी जान ली, उसने कहा, ए बाप, इनको माफ कर। और स्तिफनस ने जब उसे संसार किया जा रहा था, उसने कहा, खुदावन इनको माफ कर और इस गुनाह को उनके जिम्मे ना लगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो शायद ये एक अजीम तरीन अमल है जो आप अपनी जिंदगी में करेंगे, क्योंकि खुदा ने बनी नौ इंसान के लिए जो अजीम तरीन काम किया, वो यस्सु को हमारी जगह जान देने के लिए भेजता है ताकि वो हमें माफ कर सके। लिहाजा आप चाहे कैसे भी हालात में हैं, अगर आपके अंदर माफ ना करना है क्योंकि लोगों ने आपको दिली रंज पहुंचाया था या पहुंचा रहे हैं, वो नहीं रुकेंगे, और उन्हें रुकना जरूरी भी नहीं। माफ करने का कंट्रोल आपके पास है। ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ जो मुझे मुसलसल जख्मी कर रहा था। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस शख्स को मुस्तकबिल में मुझे पहुंचाने वाले जख्मों के लिए भी माफ करता हूं, और मैंने ऐसा ही किया। तो जब भी वो मुझे तकलीफ देगा तो क्या मुझे उसे माफ करने की जरूरत होगी? क्योंकि मैंने पहले ही उसे माफ कर दिया था। मैंने उससे बरकत देना शुरू कर दी और उसका दिल पिघल गया।
क्योंकि मैं वो कर रहा था जो यीशु ने कहा, उनके लिए बरकत चाहो, उनके लिए दुआ करो, उनसे मोहब्बत करो, उनके साथ भलाई करो जो तुम्हें सताते हैं। और ये खुदा को मौका देना है कि वो मुदाखलत करे, और आप फिर चाहे कहीं भी हो, कहीं भी रहते हो, आप हमेशा खुदा का रास्ता चुनेंगे, मुआफी का इंतखाब करेंगे उनके लिए जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई। काश ये आपके लिए सच हो और आप माफ करने का फैसला करें।